नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले दोस्तों सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है हमारे मन के अंदर, जो प्रॉब्लम रहती है, जो डर रहता है, वह रहता है दोस्तों हाउ टू सॉल्व संस्कृत पेडागोजी, यानी संस्कृत शिक्षा शास्त्र यानी संस्कृत पेडागोजी को जो प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, हम उनका कैसे हल करें। तो आज ये पूरी वीडियो इसी की इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो अंत तक देख लिया तो संस्कृत का नॉर्मल तौर पर 10 से 12 नंबर सभी लोग आएंगे। 15 में से 10 से 12 नंबर आप लोग नॉर्मल लेकर आएंगे। तो ये ट्रिक, ये वीडियो कंसेप्ट बहुत ही लाजवाब होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि जो भाषा कौशल में, ठीक है, भाषा कौशल से हर प्रत्येक आपके टीटी एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न, 3 से लेके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा कौशल की बात करेंगे, चाहे हम हिंदी की बात करें, चाहे संस्कृत की बात करें, चाहे अदर सब्जेक्ट की बात करें, भाषा कौशल से प्रश्न आते हैं। देखिए भाषा कौशल में क्या है, जो सेम हिंदी में है आपका यहाँ पर भी है भाषा कौशलम, भाषा कौशल माँ में क्या होगा, एक आपका हलंत लग गया है। और सभी लोग जानते हैं कि जो भाषा कौशल में 4 महत्वपूर्ण कौशल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से कौशल है? पहला होता है श्रवण कौशल, दूसरा होता है दोस्तों आपका संभाषण कौशल, तीसरा होता है आपका पठन कौशल और चौथा होता है आपका लेखन कौशल होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो प्रश्न बनते हैं वह मैं बात करने वाला हूं। ये प्रश्न जो है कैसे बनते हैं, किस टाइप से प्रश्न बनते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। हर एक चीज बताऊंगा, ठीक है। और ये लॉजिकल जो पॉइंट होंगे, जो ट्रिक होती है, कुछ शब्द होते हैं, उनको आपको थोड़ा समझना है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न कैसे बनते हैं, आपके जो कौशल है इनसे प्रश्न कैसे बनेंगे देखिए, और कैसे आप बहुत ही आसान तरीके से इन प्रश्नों को हल भी करेंगे। उत्पादक कौशलेषु कस्य समावेशः अस्ति। अब देखिए हमें जो पूरा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ वर्ड ही समझ में आना चाहिए। कुछ शब्द अगर समझ में आ गए तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि आखिर प्रश्न क्या पूछ रहा है। अब प्रश्न है उत्पादक कौशलेषु कस्य समावेशः अस्ति। अब उत्पादक कौशल की बात करते हैं, ठीक है। तो उत्पादक कौशलेषु कस्य समावेशः अस्ति, यानी कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक ये देखना है कि उत्पादक कौशल में दोस्तों 2 चीजें होती हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, उत्पादक कौशलेषु कस्य समावेशः अस्ति। उत्पादक कौशल में 2 चीज होती है। एक होता है दोस्तों कौन सा, अभिव्यक्तात्मक, और होता है ग्रहणात्मक। 2 चीज होती है, एक होता है अभिव्यक्तात्मक, दूसरा होता है ग्रहणात्मक। अब अभिव्यक्तात्मक में क्या क्या आता है, देखिए उत्पादक कौशले कस्य समावेशः अस्ति। अब ये उत्पादक कौशल है, इसमें 2 चीजें आपकी होती है। मैंने क्या बताया, एक होता है अभिव्यक्तात्मक, दूसरा होता है ग्रहणात्मक। अब अभिव्यक्तात्मक में क्या क्या चीज आता है, तो अभिव्यक्तात्मक में क्या आता है दोस्तों, बोलना आता है और आपका लिखना आता है। ये दोनों हैं, ये कहां पर आते हैं, अभिव्यक्तात्मक में आते हैं। ठीक है, अगर उत्पादक की बात कर रहे हैं तो अभिव्यक्तात्मक शब्द आता है उत्पादक में, तो आपको संभाषण, लेखनम, ये 2 ऑप्शन देखना है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे ग्रहणात्मक संबंधी आता है तो ग्रहणात्मक में क्या होता है, श्रवण और पठन होता है। ये 2 चीज आपको नोट कर लेना। ठीक है, तो उत्पादक कौशलेषु कस्य समावेशः अस्ति आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, अभिव्यक्तात्मक में बोलना लिखना हो जाएगा और ग्रहणात्मक में आपको क्या हो जाएगा, पढ़ना और लिखना हो जाएगा। अब यह दोस्तों आता है कि भाषा कौशलम जो है, दूसरा देखिएगा ग्रहणात्मक कौशलम अस्ति। अब आप लोग बताइएगा यह ग्रहणात्मक कौशलम अस्ति, मैंने अभी आपको क्या बताया कि उत्पादक कौशल के 2 रूप होते हैं, एक अभिव्यक्तात्मक, अभिव्यक्तात्मक में क्या होता है, संभाषण और लेखन। 2 हमें देखना, बाकी लेखन और संभाषण के बाद कितना भी बड़ी लाइन दे दिया जाए, 2-3 लाइन में लिख दिया जाए, अगर देखिए अभिव्यक्तात्मक शब्द है तो हमें संभाषण और लेखन वाले ऑप्शन देखना है। अगर यहाँ पे आपका क्या आ गया ग्रहणात्मक कौशल अस्ति, तो हमें श्रवण और पठन देखना है। क्या देखना है, श्रवण और यहाँ पे पठन देखना है ग्रहणात्मक कौशल में। तो भाषा कौशल अंतः संबंधित अस्ति। अब यहाँ पे आ गया भाषा कौशलम अंतः संबंधित अस्ति। अब ये प्रश्न आ गया, अब इसको कैसे करेंगे, मतलब क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब भाषा कौशल से जो अंतः संबंधित कौन हो गया आपका, भाषा कौशल से तो अंतः संबंधित ये 4 होते हैं, श्रवण, संभाषण, पठन, लेखन। ये भाषा कौशल से अंतः संबंधित ये 4 कौशल आपके होते हैं। श्रवण भी होता है, भाषण भी होता है, पठन भी होता है, आपका लेखन भी होता है। ठीक है, फिर कह रहा आपका पठन समय की आवश्यक, यानी पढ़ते समय। अब देखिए पठन समय, तो ये आपका हिंदी सीधा आप अर्थ समझ सकते हैं, पठन समय यानी कि पढ़ने के समय पर। ठीक है, किम आवश्यकम, क्या आवश्यक होता है, तो पढ़ने के समय पर क्या आवश्यक होता है। ठीक है, तो क्या होता है, सभी लोग बताएंगे, पाठस्य अर्थावबोधय होता है।
पठन समय आवश्यकम क्या होता है? पाठस्य अर्थबोध है, यानी पाठ का अर्थ का बोध करना। तो पाठस्य अर्थ, देखिए एक मैं चीज बता देता हूं, जब भी अर्थ ये शब्द आ जाए, ठीक है, आपका ये अर्थ शब्द आता है वही ऑप्शन ज्यादातर सही होता है। अगर आपके जिस ऑप्शन में अर्थ शब्द आ जाए, अर्थ अगर ऑप्शन दिया है तो आप लोग वही ऑप्शन सही होगा, ज्यादातर 99% अर्थ वाला आपका ऑप्शन सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? पठन समय किम आवश्यकम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? पाठस्य अर्थाव बोधय हो जाएगा। ठीक है, अब आपका कह रहा कि सूक्ष्म पेशीय कौशलम, अब इसी में से आएंगे। अब सूक्ष्म पेशी का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म पेशी कौशल, यानी सूक्ष्म यानी छोटी छोटी जो चीजें होती, ये नया वर्ड है आपका यार। ठीक है, अभी तक पेडागोजी में नया वर्ड हमें यहाँ पे देखने को मिला है, नया शब्द है, सूक्ष्म पेशी दे दिया गया। अब यहाँ पे देखिए सूक्ष्म पेशी कौशल मतलब क्या होता है दोस्तों? सूक्ष्म पेशी यानी कि जो छोटी चीजें होती है। कि सूक्ष्म पेशी मतलब क्या होता है? जो हमारे फिंगर होते हैं, जो फिंगर होते हैं ये हमारी क्या है? सूक्ष्म पेशी अवस्था, सूक्ष्म पेशी हमारे क्या अंग कहलाता है, फिंगर हो गया। तो यहाँ पे देखिए यानी कि लेखन से संबंधित हो गया। तो देखिए श्रवण करने, ये आपके क्या है? सूक्ष्म पेशी यहाँ पे अवस्था नहीं कहलाएगी, या सूक्ष्म पेशी आपका अंग नहीं कहलाएगा, ना ही पढ़ना कहलाएगा, ना ही संभाषण कहलाएगा। तो सूक्ष्म पेशी क्या कहलाता है? लेखन कहलाता है, क्योंकि फिंगर या हाथों का उपयोग आपके लेखन में होता है। क्या आपके सुनने में हाथ का उपयोग होता है? सुनते तो भैया कान से हम, ठीक है। संभाषण बोलते हम मुख से हैं, और आपका पढ़ते पढ़ते भी मुख से हैं। तो क्या होता है? तो आपको क्या हो जाएगा? सूक्ष्म पेशी कौशल क्या कहलाता है? लिखना ही हमारा क्या कहलाता है? सूक्ष्म पेशी कौशल अवस्था। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला का जो भी टॉपिक है पूरा चर्चा करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आपके अधिगम के संबंधी जो विकार है, विकार से संबंधित जो आपके प्रश्न आते हैं वहां जान लेते हैं, क्योंकि आपको पता है यहां से 2 प्रश्न आता ही आता है दोस्तों। ठीक है, तो ये विकार है जो आपके सभी पेडागोजी में काम आएंगे। ठीक है, हिंदी की बात करें, संस्कृत की, आपके मैथ्स में भी आते हैं। ठीक है, अदर सब्जेक्ट की जो आपके इन्वायरमेंट में भी आ जाता है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे क्या बनता है आपके? प्रश्न यह बनता है कि डिस्लेक्सिया इतिहास की। देखिए अभी तक मैंने देखा 3 या 4 प्रकार के ये आपके विकार से संबंधित प्रश्न आते हैं। पहला एक प्रश्न आता है आपका डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ये 3 ऐसे प्रश्न आते हैं। हमें कितनी 2-3 लाइन में प्रश्न दे दिया जाता है, लेकिन हमें 2-3 लाइन नहीं देखना, कुछ वर्ड कुछ शब्द देखना है और आप आंसर कर पाएंगे, सही आंसर खोज पाएंगे। चलिए समझते हैं। देखिए डिस्लेक्सिया इतिहासी, डिस्लेक्सिया, अब डिस्लेक्सिया हमें समझना है दोस्तों। डिस्लेक्सिया क्या है? डिस्लेक्सिया मतलब मैंने अभी क्या बताया, सभी लोग का पठन संबंधी विकार को डिस्लेक्सिया बोलते हैं। डिस्कैल्कुलिया, ठीक है, आपका गणित संबंधी विकार जो होता है, और आपका जो डिस्ग्राफिया होता है वह लेखन संबंधी विकार की बात करेंगे। ठीक है, तो गणित विकार सभी लोग जानते हैं आपका डिस्कैल्कुलिया होता है। देखिए तो यहाँ पे डिस्लेक्सिया, अब देखिए डिस्लेक्सिया शब्द हमें देखना है, बाकी हमें नहीं देखना प्रश्न क्या पूछ रहा है, समय व्यर्थ ही नहीं करना है। ठीक है, डिस्लेक्सिया शब्द देखा और हमने सेकंड ऑप्शन पे सही किया और अगले क्वेश्चन पे नेक्स्ट पहुंच गए। ठीक है, इसी प्रकार क्या प्रश्न बनता है यहाँ से, जैसे पठनगत समस्या अस्ति। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यानी कि पढ़ने संबंधी जो आपकी समस्या है, यहाँ पे आपको संस्कृत के डरती क्यों है संस्कृत से? बहुत ही आसान है, क्योंकि हिंदी के 50% आपके शब्द वर्ण आपके संस्कृत में होते हैं। क्योंकि आपको पता है संस्कृत से ही जो डायरेक्टली आपकी हिंदी में रूपांतरित जो शब्द होते हैं वही तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे आपके शब्द होते हैं, कुछ दो जो शब्द आपको समझ में आए उन्हीं में समझना है। देखिए पठनगत समस्या है, तो पठनगत समस्या क्या आएगा? ठीक है, सभी लोग जानते हैं पठनगत समस्या को हम क्या डिस्लेक्सिया बोल देंगे। इसी का विपरीत प्रश्न बन जाता है, ये प्रश्न आएगा डिस्लेक्सिया इतिहासी, तो पठन विकार कहलाएगा। ये आ जाए कि पठनगत समस्या है तो आपका डिस्लेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, और क्या प्रश्न बनता है? और प्रश्न बनता है कि लेखन विषयक व्यतिक्रम करते। अब बोलेंगे सर इसका तो अर्थ हमें आता नहीं है, कैसे हम निकाल पाएंगे, कैसे इस प्रश्न का समझे? तो हमें अर्थ नहीं समझना है, एक चीज समझना है, लेखन भी। लेखन विषय हमने देखा, तो लेखन विषय किसमें होता है? सभी लोग जानते हैं लेखन विषय जब भी हमने यहाँ पे देख लिया, लेखन विषय का मतलब क्या होता है? डिस्ग्राफिया बोलते हैं भैया, मैंने अभी बताया लिखने संबंधी जो समस्या विकार आए उसे क्या डिस्ग्राफिया बोलते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या है डिस्ग्राफिया कर देंगे। पठनगत समस्या आता है हमें क्या कर देंगे? डिस्लेक्सिया कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं अब बहुभाषिकता की बात आती है। बहुभाषिकता सभी लोग जानते हैं मातृभाषा में होती है, सबसे ज्यादा जो प्राइमरी लेवल की बात करते हैं मातृभाषा में होती है। ठीक है, आपका जो
मातृभाषा में होनी चाहिए, हिंदी उर्दू ये सारी चीज नहीं, जो बच्चे की मातृभाषा हो, ठीक है, वहां पर होनी चाहिए भाषा। तो बहुभाषिकता मतलब ये है कि ये हिंदी वाले हो बच्चे, उर्दू वाले, सभी का एक साथ, सभी को एक समान यहाँ पे करना, ठीक है, वो कहलाती बहुभाषिकता। सभी बच्चे को एक समान रूप में यहाँ पे देखना, ये कहलाती है आपकी बहुभाषिकता, ठीक है। अब यहाँ पे बहुभाषिकता, भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण, तो देखिए जो बहुभाषिकता होती है वह भाषा अधिगम में क्या होता है, एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में होती है। क्या होता है, महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में होता है, ठीक है। तो भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधन अस्ति, संसाधन शब्द आ जाए तो आपको क्या कहलाएगा, बहुभाषिकता भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधन अस्ति, ठीक है। बहुभाषिकता सभी लोग जानते हैं, सभी को एक समान एक प्रकार की शिक्षा देना, ठीक है, वही कहलाती बहुभाषिकता। कक्षा कहलाती है, बहुभाषिकता विद्यालय कहलाता है, जहां पर सभी भाषाओं की मान्यता दी जाती है, ठीक है। अब आता है दोस्तों चित्रकस्य कथनम। चित्रकस्य कथनम प्रयोग है, तो चित्रकस्य कथनम प्रयोग है, कहां पर प्रयोग किया जाता है, देखिए चित्रों का प्रयोग सभी लोग क्या है, बच्चे उत्सुकता होती है, ठीक है, बच्चों में चित्र देखना, उनसे सारी चीजें करना। तो चित्र आपका जो चित्रकस्य कथनम प्रयोग है, इसमें क्या होता है, आदर्श संकल्पना में किया जाता है, जो भी आदर्श संकल्पनाएं होती हैं उनमें चित्रकस्य का कथन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे आपका यह आदर्श संकल्पना आ सकता है, एक और आ सकता है आपका, ठीक है, अमूर्त संकल्पना भी आ सकता है। तो यहां पर सभी लोग नोट करेंगे, अमूर्त संकल्पना भी आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। आदर्श संकल्पना आएगा या अमूर्त, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, एक आदर्श आएगा या आपका अमूर्त संकल्पना आएगा, ठीक है। तो ये चित्रकस्य कथनम प्रयोग है, क्या हो जाएगा, अमूर्त संकल्पना में हो जाएगा, आदर्श संकल्पना में हो जाएगा। और भी कुछ निगेटिव होते हैं दोस्तों, जैसे आपका होता है, जैसे शिक्षकों के लिए एक जटिल चुनौती, तो जटिल क्या है, जटिल हमारा निगेटिव वर्ड होता है, तो हमें क्या होगा, निगेटिव भी पहचानना, ठीक है, ना और नहीं, यहाँ पर भी देखना है, नास्ति और अस्ति में अगर हमारा निगेटिव वर्ड बन जाता है तो क्या बन जाता है, नास्ति, ये हमें प्रश्न में देखना है, ठीक है। अगर ना वाला आता है तो हमें क्या है, निगेटिव देखना, निगेटिव ऑप्शन वाले देखना। जैसे यहाँ पर भी आ गया डिसलेक्सिया इति नस्ति, तो डिसलेक्सिया इति नस्ति मतलब डिसलेक्सिया कौन सा नहीं होगा, तो आप देखिए डिसलेक्सिया क्या नहीं हो सकता, डिसलेक्सिया इति नस्ति, ठीक है, डिसलेक्सिया पठन विकार होगा, बाकी और सारी चीजें दे दिया जा सकता है, ऊपर सब तीनों ऑप्शन दे दिया जा सकता है, ऊपर एक सभी हो जाएगा, ठीक है। तो नस्ति और निगेटिव वर्ड भी पहचानना है। और आप कह जाते हैं कि जो बच्चों को भाषा सीखने में बहुत बड़ी क्या होती है, एक बाध्यता दे देते हैं, ठीक है, बच्चों को भाषा सीखने में जो है बहुत बड़ी बाधा आना, बाध्यता या बाधा आना, प्रेशर डालना, ठीक है, ये सारे क्या हमारे निगेटिव वर्ड कहलाते हैं, निगेटिव ऑप्शन कहलाते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम अगला चैप्टर कंसेप्ट की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन सर्वोपरि है। मेरे सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, आपके भाषा अधिग्रहण यानी भाषा अर्जन से संबंधित प्रश्न आपके जो पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। देखिए कुछ आपके शब्द हैं, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है, और ये अगर आ गया तो ये पॉइंट, ये शब्द ध्यान देना है और ऑप्शन पे सही करना है। जैसे भाषा अधिग्रहण, भाषा अर्जन, नहीं देखिए भाषा जो अर्जन होता है समाज के द्वारा होता है, अनुकरोध होता है, भाषा अधिग्रहण अनुकरोति, अनौपचारिकता तौर पर जो है भाषा अधिग्रहण होता है, यानी भाषा अर्जन का इस प्रकार होता है, अनौपचारिक रूप से होता है, मातृभाषा में होता है, ठीक है। बच्चा जो भी है भाषा अधिग्रहण, भाषा जो सीखता है, भाषा जो अर्जन करता है बच्चा, वह समाज से करता है, अनुकरोति अनौपचारिकता, मातृभाषा करता है, सहज रूप में करता है और स्वाभाविक तौर पर करता है। ये अगर शब्द आए भाषा अधिग्रहण से, अगर ऑप्शन क्वेश्चन बनता है, प्रश्न बनता है, कितनी भी 2-3 लाइन दी गई हो, ये शब्द आपको ध्यान देना, समाज, अनुकरोति, अनौपचारिकता, मातृभाषा, सहज, स्वाभाविक, ये आपके भाषा अधिग्रहण भाषा अर्जन से संबंधित है, ठीक है। और दूसरा होता है भाषा अधिगम। देखिए भाषा अधिग्रहण और भाषा अधिगम दोनों में अंतर है, ठीक है, समझिएगा। तो भाषा अधिगम, ठीक है, भाषा अधिगम क्या कहलाता है, भाषा अधिगम विद्यालय में होता है, बच्चा सीखता है, औपचारिक रूप से सीखता है, मानक ये द्वितीय भाषा होती है आपकी बालक, भाषा अधिगम जो होता है, और प्रयासपूर्ण भी होता है। ये वर्ड, ये शब्द हमें ध्यान देखना है भाषा अधिगम के प्रश्न पर, ठीक है। और मुख्य बिंदु क्या है, आपके मुख्य बिंदु मेन पॉइंट देख लेते हैं। अधिग्रहण होगा, सहजिकम होगा, प्रयासजन होता है,
प्रत्येक बालकस्य भाषा अधिग्रहणस्य जन्म जाता है शक्ति यस्ति, यानी प्रत्येक बालक का भाषा अधिग्रहण करने का जो है उसे जन्मजात शक्ति मिलती है, यानी जन्म से ही वह बच्चा क्या होता है, बालक होता है, भाषा अधिग्रहण जन्मजात से होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए आपके। और अगला जो पॉइंट है देख लेते हैं, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगला पॉइंट, फिर टॉपिक पूरा करें क्योंकि आज हमें पूरा टॉपिक पेडागोजी करना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका उत्कृष्ट लेखनम, आपका पांचवा जो टॉपिक है उत्कृष्ट लेखनम है। उत्कृष्ट लेखनम क्या होता है, व्याकरण होता है। और अगर प्राइमरी लेवल में बात करें तो व्याकरण को निगेटिव माना जाता है पेडागोजी में। व्याकरण का अगर प्राइमरी लेवल की बात करें तो निगेटिव माना जाता है। तो उत्कृष्ट लेखनम क्या होता है, अगर लेखन में उत्कृष्ट लेखनम यानी कि सबसे अच्छा लिखना, तो उसके लिए व्याकरण का ज्ञान होना, यानी उत्कृष्ट लेखन से संबंधित आता है तो आपका व्याकरण यहाँ पे होगा। और भाषा विकास है, देखिए भाषा का विकास जो होता है किससे होता है, भाषा विकास है अभिव्यक्ति, भाषा प्रयोग या अवसर। भाषा का विकास कैसा होता है, अभिव्यक्ति द्वारा होता है, भाषा प्रयोग द्वारा होता है और अवसर द्वारा होता है। ठीक है, तो भाषा विकास यहाँ पे तीन चीजें आपको याद रखना है। भाषा विकास में क्या है, अभिव्यक्ति, भाषा प्रयोग और अवसर। सातवां जो आपका है भाषायाय अधिगमार्थम कस्य महत्तम सर्वाधिकम, यानी कि भाषायाय अधिगमार्थम कस्य महत्तम सर्वाधिकम, ये तो सभी लोग समझ गए होंगे, यानी भाषा में अधिगमनार्थम में कौन सा जो महत्व होता है, सर्वाधिक महत्व बताना है। तो देखिए भाषा में भाषा अधिगमनार्थम कस्य महत्तम सर्वाधिकम समाज होता है, सामाजिक संवाद द्वारा अंतःक्रिया, यानी जो भाषा का अधिगम है, भाषा सीखना जो है सबसे महत्वपूर्ण सर्वाधिक कौन सा होता है। देखिए भाषा जो बच्चा समाज द्वारा सीखता है सबसे महत्वपूर्ण सर्वाधिकम, सामाजिक जो संवाद होते हैं, बोलचाल होता है समाज में, उसके द्वारा सीखता है, और क्या है, अंतःक्रिया द्वारा सीखता है। यानी बालक जो है भाषायाय अधिगमनार्थम कस्य महत्तम सर्वाधिकम समाज, सामाजिक संवाद और अंतःक्रिया, ये हो जाएगा। और अगला है भाषायाय प्राथमिक रूपम अस्ति। देखिए भाषा का प्राथमिक रूप क्या कहलाता है, भाषा का प्राथमिक रूप आपका संकेत भाषा कहलाता है। क्या है दोस्तों, भाषा का प्राथमिक रूप हमारा क्या है, संकेत भाषा कहलाता है। और अगला है जो आपका कथा कथम समग्र। देखिए कथा कथनम, देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। कथा मतलब क्या होता है, कहानी, कथा मतलब कहानी, और कथनम यानी कि बोलना। ठीक है, कथा मतलब कहानी, कथनम यानी कि पढ़ना या बोलना। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें होती हैं, कथा कथनम। देखिए कविता प्रयोजन अस्ति, कविता प्रयोजन भी आपका दिया गया, मतलब समझिएगा कथा कथनम क्या होता है, समग्र रूप होता है या उसकी संस्कृति होती है। कथा कथनम में उसका समग्र रूप होता है, कोई कहानी होगा। ठीक है, जब कहानी कोई सुनाया जाता है, कथा कथन यानी कथा जब सुनाया जाता है या जब कहानी बोला जाता है, उसमें क्या समग्र रूप होता है उसका। ठीक है, या फिर आपका कोई ना कोई संस्कृत के बारे में, हमारे जो भी कथा कहानी आप देख लीजिए, कोई भी बुक उठा के, हमारी संस्कृत से रिलेटेड ही आपकी कथा कहानी आपको मिलती है ज्यादा कथा तक। ठीक है, संस्कृत की बात करें हम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समग्र रूपम संस्कृत आएगा, कथा कथनम अगर शब्द आता है। क्योंकि देखिए कविता प्रयोजन अस्ति, कविता का प्रयोजन कहाँ पर किया जाता है, कविता का प्रयोजन अस्ति, कविता का प्रयोजन कहाँ किया जाता है, कविता या संगीतस्य तालस्य अनुप्रासस्य च आनंदभूत। कविता का प्रयोजन में दोस्तों, कविता में संगीत के माध्यम से, ताल के माध्यम से, अनुप्रास के माध्यम से क्या होता है, आनंदभूत यानी आनंद लेते हैं। तो बच्चे क्या है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, कि कविता प्रयोजन के माध्यम से जो है कविता में कविताया संगीतस्य तालस्य अनुप्रस्थ च आनंदभूति। अब आपका दसवां क्या है, दसवां देख लेते हैं क्या कह रहा है। मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए प्रयोजन मतलब क्या होता है, उद्देश्य। कविता का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन मतलब क्या होता है, उद्देश्य। तो कविता का उद्देश्य क्या है, संगीत प्रदान करना, ताल, अनुप्रस्थ यानी कि टोटल आनंद अनुभूति। ठीक है, क्या है, सृजनात्मक चिंता परक कौशल बढ़ते हैं। अब आप बोलेंगे ये क्या है। ठीक है, तो कविता प्रयोजन, कविता उद्देश्य क्या होता है, चिंता परक, और आपका क्या है, सृजनात्मकता बढ़ती है, सोच में सृजनात्मकता और चिंता परक बढ़ती है कविता प्रयोजन से। दो चीजें आप याद कर रख लीजिए। ठीक है, चिंता परक और आपका क्या है, एक आता आपका सृजनात्मक, दो चीज यहाँ पे बढ़ती है अगर प्रश्न आता है। ठीक है, और अंतिम में आपका ये कि अभी ये नया शब्द है, ध्यान दीजिएगा, ये नया शब्द मिला पेडागोजी में, अभिव्याप्त कक्षाएं। अभिव्याप्त कक्षाएं मतलब क्या होता है, ये नया शब्द संस्कृत में, सभी लोग नोट कर लेंगे।
अभिव्याप्त कक्षा या ये नया वर्ड नया शब्द मिला है, इसका मतलब होता है समावेशी कक्षा। यहाँ सभी प्रकार के बच्चे एक समान रूप से शिक्षा दी जाती है। ठीक है, समावेशी मतलब हर एक भाषा के भी अपनी मातृभाषा के बच्चे होते हैं, वह हमारी समावेशी कक्षा कहलाती है। इसको संस्कृत में अभिव्याप्त कक्षा या बोला जाता है। ठीक है, अब चलिए सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे कुछ कंसेप्ट उनको भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर हम टॉपिक देखने वाले हैं आपका कि देखिए कोई भी बच्चा है वह कैसे सीख रहा है, कहाँ पर गलती कर रहा है, ठीक है, कैसे उसे सुधारा जा सकता है, उसकी कमियां के बच्चे की जो कमियां होती हैं लिखने में पढ़ने में, ठीक है, उनको दूर कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे प्रश्न आपका पूछा जाता है कि निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण मतलब होता है समस्या की पहचान करना। कोई बच्चा है लिख नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाता है, गलती कर रहा है, वर्ण वर्ण संबंधी उसके ठीक है समझ नहीं आ रहा है, गलती कर रहा है, तो क्या शिक्षक होने के नाते क्या है बालकों में ठीक है समस्या की पहचान करना आपका क्या कहलाता है दोस्तों, निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। अगर निदानात्मक परीक्षण आता है यानी कोई भी बच्चे की समस्या होगी, समस्या का समाधान करना है, तो हमारी कौन सी परीक्षण होती है, निदानात्मक परीक्षण होती है। इसके बाद आपका आता है कोई भी अगर गलती है और बच्चे की गलती अगर पहचान में आती है तो उसका क्या करना चाहिए, सुधारना भी चाहिए। ठीक है, यानी कि उस समस्या का समाधान भी करना चाहिए बालक के। तो बालकों की समस्या के समाधान हम कैसे कर सकते हैं, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा करते हैं। अगर प्रश्न आता है कि बालकों की ये समस्या है तो इसका समाधान कैसे करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा जो है समस्या का समाधान किया जाता है बालकों का। और एक ये पॉजिटिव वर्ड है, इसको देख लें। ठीक है, ये अगर शब्द आता है मुद्रण समृद्ध वातावरण, अगर ये कहीं भी आपको किसी ऑप्शन में आए बिल्कुल सही होगा, ये निगेटिव ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, मुद्रण समृद्ध वातावरण कहीं भी आपको ऑप्शन में दिख जाए, आपको इसको सही कर लेना है। ये ऑप्शन दिख जाए बिल्कुल सही ऑप्शन आपको याद रख करना है। ठीक है, मुद्रण समृद्ध वातावरण। अगला आता है दोस्तों, ये प्रश्न आता है हिंदी में आपके पूछा जाता है, पर्यावरण में भी पूछा जाता है। ठीक है, कि प्राथमिक कक्षा में जो है कतम विषय में यानी कौन से विषय में जो है शुरू करना चाहिए, शिक्षा जो है बालकों के लिए प्राथमिक कक्षा में कौन से विषय से करना चाहिए। ठीक है, चाहे इन्वायरमेंट की बात करें हम, इन्वायरमेंट में भी आता है, संस्कृत में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हिंदी में पूछा गया प्रश्न है, तो संस्कृत में कैसे बनता है, क्योंकि आपको पता है जो हिंदी में पूछे जाते हैं, जो इंग्लिश में पूछे जाते हैं, जो गणित में पूछे जाते हैं, उनका क्या करता है संस्कृत में अनुवाद कर देते हैं, वो आपकी संस्कृत पेडोलॉजी में आती है। यानी हिंदी के लगभग अगर आपने 80% पेडोलॉजी आपका संस्कृत में काम आती है। 80% की बात कर रहा हूँ, केवल आपको भाषा समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो प्राथमिक कक्षा है कदम विषम योग्यतम भवेत मम, यानी कि मेरा परिवार, जो परिवार से बच्चा सीखता है। प्राथमिक कक्षा में जो है कैसी शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है, जो परिवार की उसकी मातृभाषा होती है, तो मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। मम परिवार, मेरे परिवार होगा। ठीक है, यानी कि प्राथमिक कक्षा में कथम विषय योग्यतम, योग्यता किस होती है, मम परिवार, मेरे परिवार से मातृभाषा की योग्यता होती है। और अगला दोस्तों, मातृभाषा माध्यमेन अधिगंतुम। देखिए मातृभाषा में हमेशा जो है बच्चे का ठीक है शिक्षा जो है उसके मातृभाषा में ही देनी चाहिए। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ठीक है, कि मातृभाषा माध्यमेन क्या है, अधिगंतुम, यानी कि बच्चे की जो शिक्षा है उसको मातृभाषा में ही देनी चाहिए। तो आई होप ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। ठीक है, और सभी क्लासेस चल रहे हैं, पेडागोजी कंसेप्ट था। इसके बाद हम आपके पेडागोजी क्लास चलाएंगे संस्कृत से, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है और टारगेट हमारा रहेगा। अगर वीडियो आपने अच्छे तरीके से देखा होगा, अगर आपने ये टैग वर्ड जो भी हमने बताया कि ये चीज आएगा तो आपको सही करना है, अगर आपने टैग वर्ड आपको अच्छी तरीके से समझ लिया है तो 10 से 12 नंबर आप लोग आराम से संस्कृत पेडागोजी मिला लेंगे। और ग्रामर का तो 9 PM डेली शाम को होता है, वो आपका हिंदी के जो ग्रामर है वो संस्कृत में भी काम आता है, आपको पता है। ठीक है दोस्तों, तो सारी क्लासेस चल रही, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो वीडियो लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं सभी दोस्तों को, नमस्कार, जय हिंद।